हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने चैनल केमिस्ट्री मंत्रा में, जहां आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं कक्षा 12 रसायन विज्ञान के चैप्टर रासायनिक बलगतिकी को। अभी तक की पढ़ाई में आप लोगों ने अनेक रासायनिक अभिक्रियाओं का अध्ययन किया होगा और ये जाना होगा कि रासायनिक अभिक्रियाओं में एक पदार्थ का परिवर्तन दूसरे पदार्थ में हो जाता है। इसके साथ साथ आप ये भी जानते होंगे कि किसी रासायनिक अभिक्रिया में जो प्रारंभिक पदार्थ होते हैं उन्हें अभिकारक कहा जाता है और जो नए पदार्थ बनते हैं उनको कहा जाता है उत्पाद। और इसके साथ साथ आप कक्षा 11 में रासायनिक अभिक्रियाओं से संबंधित अनेक कारकों का अध्ययन भी कर चुके हैं। आज हम लोग इस वीडियो में रासायनिक अभिक्रिया से संबंधित एक नए महत्वपूर्ण कारक का अध्ययन शुरू करने वाले हैं और उस महत्वपूर्ण कारक का नाम है रासायनिक अभिक्रिया का वेग। आपको ये पहले ही बता दें कि इस पूरे के पूरे चैप्टर में आपको रासायनिक अभिक्रिया का वेग, उसकी क्रियाविधि और उसको प्रभावित करने वाले कारकों को ही विस्तार पूर्वक पढ़ना है। और आपको ये भी बता दें कि रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत रासायनिक अभिक्रियाओं के वेग, उनकी क्रियाविधि और उनको प्रभावित करने वाले कारकों का अध्ययन किया जाता है, वह शाखा कहलाती है रासायनिक बलगतिकी। यानी आपके जो चैप्टर का नाम है रासायनिक बलगतिकी, वो रसायन विज्ञान की एक शाखा है जिसके अंतर्गत रासायनिक अभिक्रियाओं के वेग, उनकी क्रियाविधि और उनको प्रभावित करने वाले कारकों का अध्ययन किया जाता है। आप रासायनिक बलगतिकी की परिभाषा यहाँ पर देख सकते हैं। अब यहाँ पर आपको ये तो समझ में आ ही गया कि रासायनिक बलगतिकी चैप्टर में आपको पढ़ना क्या है, रासायनिक अभिक्रियाओं का वेग। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं, रासायनिक अभिक्रियाओं के वेग के बारे में जानना शुरू करते हैं। तो आपको ये बता दें कि रासायनिक अभिक्रिया का जो वेग है, सबसे पहले हम लोग यही जान लेते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया का जो वेग है हम लोग उसको निर्धारित कैसे करते हैं। तो आपको हम ये बता दें कि जो रासायनिक अभिक्रिया का वेग है वो एक प्रायोगिक राशि है। प्रायोगिक राशि का मतलब है कि हम उसको प्रयोगों द्वारा निर्धारित करते हैं। जैसे अगर कोई रिएक्शन है और उस रासायनिक अभिक्रिया का आपको वेग निर्धारित करना है तो उसके लिए आपको उस रिएक्शन को कराना होगा और प्रयोगों द्वारा परीक्षण करके आप उसका वेग क्या करेंगे, निर्धारित करेंगे। अब सिंपल सी बात है कि जब रासायनिक अभिक्रिया का वेग एक प्रायोगिक राशि है, यानी परीक्षण करके किसी रासायनिक अभिक्रिया का वेग निर्धारित करते हैं, तो सिंपली हम लोग ये भी देख लेंगे कि सबसे पहले हम लोग यही देख लेंगे कि ऐसी कौन कौन सी अभिक्रियाएं हैं जिनका हम लोग परीक्षण करके वेग निर्धारित कर सकते हैं और ऐसी कौन कौन सी अभिक्रियाएं हैं जिनका वेग हम लोग निर्धारण नहीं कर सकते हैं प्रयोगों द्वारा। तो उसके लिए हम लोग को जानना ये होगा कि वेग के अनुसार रासायनिक अभिक्रियाएं कितने प्रकार की होती हैं। तो सिंपली यही सबसे पहले जान लेते हैं। तो आपको हम ये बता दें कि वेग के अनुसार जो रासायनिक अभिक्रियाएं हैं वो 3 प्रकार की होती हैं। वेग के अनुसार जो रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं वो 3 प्रकार की होती हैं। पहला होता है तीव्र अभिक्रिया, दूसरा होता है मंद अभिक्रिया और तीसरा होता है अति मंद अभिक्रिया। अब आपको बता दें हाँ तीनों के बारे में। तो तीव्र अभिक्रिया क्या होता है? तो ऐसी अभिक्रियाएं जो बहुत ही कम समय में होती है, एकदम अल्प समय में होती है। समझ लीजिए कि ये सेकेंड के 1000वें हिस्से में पूरी हो जाती हैं। ऐसी सभी अभिक्रियाएं कहलाती हैं तीव्र अभिक्रिया। जैसे कि एग्जाम्पल में आयनिक अभिक्रियाएं हो गई और क्षेपण अभिक्रियाएं हो गई या अम्ल क्षार के बीच की अभिक्रियाएं हो गई, तो ये उदासीनीकरण अभिक्रियाएं हो गई। तो ये सब क्या है? ये सब तीव्र अभिक्रियाएं हैं। ये सब सेकेंड के 1000वें हिस्से में ही हो जाती हैं, यानी ये सेकेंड से भी बहुत कम समय लगती है, पता ही नहीं चलता कब रिएक्शन हो गया। जैसे इस एग्जांपल में जैसे इसका कोई एग्जांपल देख लीजिए। जैसे अगर आपको रिएक्शन कराना है HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, आप इसको ले लीजिए और इसको आप किसी क्षार के साथ यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ इसका रिएक्शन कर दीजिए। तो सबको पता है कि इससे बनता क्या है, इससे बनता है NaCl और प्लस बनता है H2। तो ये देखिए, ये एक उदासीनीकरण अभिक्रिया है या एक तरह से कह सकते हैं कि यहाँ पर आयनिक अभिक्रिया होने वाली है। इसका आयन इसके साथ क्रिया करेगा, इसका आयन इसके साथ क्रिया करके ये तुरंत यहाँ पर ये बना लेंगे। तो ऐसी अगर अभिक्रियाएं होती हैं तो ये बहुत ही तीव्र गति से होती हैं, सेकेंड के 1000वें हिस्से में। तो इन्हें कहते हैं हम लोग तीव्र अभिक्रिया। अब दूसरा देख लीजिए मंद अभिक्रिया। अच्छा, मंद अभिक्रिया को आप जो है इसकी कोई एक्यूरेट परिभाषा नहीं है, इसको समझने के लिए हम लोग सबसे पहले देख लेते हैं अति मंद अभिक्रिया।
तो ये फर्स्ट का एग्जाम्पल हो गया। थर्ड हम लोग देख लेते हैं अति मंद अभिक्रिया, पहले इसी को देख लेते हैं। तो देखिए ऐसी अभिक्रिया जो बहुत अधिक समय में होती हैं, कई दिनों में, कई सालों में होती हैं या कई महीनों में होती हैं, उन अभिक्रियाओं को हम लोग कहते हैं अति मंद अभिक्रिया। जैसे एग्जाम्पल में देखिए, एग्जाम्पल में अगर आप बिना उत्प्रेरक के हाइड्रोजन ले लें, बिना उत्प्रेरक के हाइड्रोजन गैस ले लें और इसके साथ आप मिला दें ऑक्सीजन गैस को, बिना किसी उत्प्रेरक को, और मिला के रख दें। अब आप रखने के बाद सोचेंगे कि ये जल बन जाएगा H2O। अगर आप ये सोचेंगे कि ये जो है कि जल बन जाएगा, तो ये जल तो बनेगा, लेकिन जितना आप गैस रखेंगे उसका बहुत थोड़ी थोड़ी मात्रा में जल बनना स्टार्ट होगा। यानी ऐसा कुछ होगा कि आप ढेर सारा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपस में मिला कर रखेंगे और ऐसा आपको मिलेगा कि कई महीनों बाद वहां पर जल की एकाध बूंद आपको देखने को मिल सकती है, या कई सालों बाद आपको थोड़ा बहुत वहां पर जल बना हुआ दिखेगा। क्योंकि ये इनके बीच की अभिक्रियाएं जो होती हैं वो बहुत ही ज्यादा मंद होती हैं, बहुत धीमे होती हैं। कई महीनों में आपका थोड़ा बहुत जल यहाँ से इनसे मिलके बनने वाला है। तो ऐसी अभिक्रियाओं को हम लोग कहते हैं अति मंद अभिक्रियाएं। और तीसरा देखिए, दूसरा मंद अभिक्रियाएं। तो मंद अभिक्रिया क्या होती है? तो ऐसी अभिक्रियाएं जो कुछ मिनटों या कुछ सेकेंडों से लेकर कुछ घंटों में पूरी होती हैं, उन्हें कहते हैं मंद अभिक्रियाएं। और इसकी एक्यूरेट परिभाषा देनी है तो हम सिंपली यही कहेंगे कि ऐसी अभिक्रियाएं जो तीव्र अभिक्रियाओं और अति मंद अभिक्रियाओं के बीच के जो समय होता है उन समयों में होती हैं, वे सब कहलाती हैं मंद अभिक्रिया। मतलब बहुत ज्यादा तीव्र भी नहीं होती है और बहुत ज्यादा मंद भी नहीं होती, इनके बीच की एक कंडीशन में वो अभिक्रियाएं उतने समय में हो जाती हैं, तो उन्हें कहते हैं मंद अभिक्रिया। जैसे एग्जाम्पल में आपने क्या किया, सुक्रोज, चीनी ले लिया, ठीक है। चीनी का सूत्र होता है C12H22O11 और इसको आपने क्या किया, जल के अंदर घोल दिया। ये हमने H2O के अंदर घोल दिया और जब घोलेंगे तो आपको पता है यहाँ क्या बनेगा, C6H12O6 और प्लस बनेगा C6H12 और O6। ये बनने वाला, ये क्या होता है, ये सुक्रोज होता है, ये ग्लूकोज और ये होता है फ्रक्टोज, ठीक है। तो ये बनता है। अब देखिए ये रिएक्शन आपका जब होगा तो ये रिएक्शन जो होता है ये कुछ मिनटों से लेकर कुछ घंटों में जो होता है ये पूरा हो जाता है। मतलब ये ना तो बहुत ज्यादा धीमा होता है ना तो बहुत ज्यादा तेज होता है, इतना होता है कि आप इसको प्रेक्षण कर सके। इसी तरह जो है कि और भी बहुत सारे रिएक्शन है, आगे चल के हम लोग ढेर सारे रिएक्शन पढ़ने वाले हैं। तो देखिए तीनों रिएक्शन आप देख लिए। अब देखिए कुछ सेकेंडों में होता है, यानी कहने का मतलब है आपने HCl लिया, NaOH लिया और मिलाया, और मिला के आप सोचे कि हम प्रेक्षण करके वेग निर्धारित करेंगे। अब आप मिला के सोच ही रहे तब तक तो अभिक्रिया हो गई। तो सोचिए जब अभिक्रिया आप मिलाते ही हो गई, प्रेक्षण करने का समय ही आपको नहीं मिला, तो क्या आप उसको प्रयोगों द्वारा वेग निर्धारित कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं कर सकते हैं। निर्धारित तो तब करेंगे जब उसमें आप देख पाए कुछ, वो तो देखने से पहले ही पूरी हो गई। तो ऐसी जो भी अभिक्रिया, तीव्र अभिक्रिया होंगी, उनका हम प्रायोगिक तौर पर जो है वेग का उनका निर्धारण नहीं कर सकते हैं। दूसरा देखिए ये वाला क्या है, ये अभिक्रिया अति मंद है। अति मंद का ये मतलब है कि ये आपका जो होगा वो कई महीनों में होगा, कई सालों में होगा। तो अब ऐसा तो है नहीं कि आप ये रख के और कई साल तक या कई महीने तक बैठ के देखते रहे कि अब अभिक्रिया होगा, अब हम प्रेक्षण करेंगे, अब वेग निर्धारित करेंगे, तो ऐसा भी पॉसिबल नहीं है। तो इन अभिक्रियाओं का भी अगर प्रयोगों द्वारा देखा जाए तो इनका वेग निर्धारण जो है प्रयोगों द्वारा पॉसिबल नहीं है। बच गई ये मंद अभिक्रियाएं, तो ये कुछ मिनटों या कुछ सेकेंडों से कुछ घंटों में होती हैं। तो इन अभिक्रियाओं को आप प्रेक्षित कर सकते हैं, क्योंकि कुछ मिनट या कुछ सेकेंड या कुछ घंटों को आप आसानी से प्रेक्षित करके माप सकते हैं और इनके वेग का निर्धारण कर सकते हैं। तो ये जो अभिक्रियाएं हैं मंद अभिक्रियाएं, ये जो अभिक्रियाएं हैं मंद अभिक्रिया, इन्हीं का आप वेग निर्धारित कर सकते हैं प्रायोगिक दृष्टि से। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि यहां तक बताने का यही निष्कर्ष निकला कि अब आपको जो है कि जो भी वेग का निर्धारण करना है वो तीव्र अभिक्रियाओं का नहीं करना है, इस और अति मंद का भी नहीं करना, आपको किनका करना है, मंद अभिक्रियाओं का। मंद अभिक्रियाओं का वेग हम लोग निर्धारित कर सकते हैं और इन्हीं के बारे में हम लोग पूरे के पूरे चैप्टर में पढ़ेंगे। पूरे चैप्टर में आपको ऐसी मंद अभिक्रियाएं देखने को मिलेंगी। ये दोनों अभिक्रियाएं जो इस प्रकार की हैं वो आपको नहीं मिलेंगी। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं और जानते हैं कि अभिक्रिया का वेग क्या होता है। तो हम लोग यहाँ स्टार्ट करते हैं अभिक्रिया का वेग। अभिक्रिया का
वेग, या इसको हम लोग दर भी कहते हैं और इंग्लिश में कहते हैं रेट ऑफ रिएक्शन। तो देखिए, अभिक्रिया का वेग या अभिक्रिया का दर जानने से पहले हम लोग केवल और केवल ये जान लेते हैं कि वेग या दर होता क्या है। वेग या दर दोनों एक ही चीजें हैं, तो हम लोग जान लेते हैं कि दर या वेग होता क्या है। तो सिंपली आपको बता दें कि किसी भी कारक में जो परिवर्तन की दर होती है, वही उसका कहलाता है वेग या दर। जैसे कोई भी कारक ले लिए, उसमें जो परिवर्तन का जो उसमें दर है, वही उसका कहलाता है वेग। जैसे एग्जांपल में कहीं भी कोई चीज परिवर्तित हो रही है, जैसे आप यहाँ क्या हो रहा है कि आप मान लीजिए कि यहाँ से कहीं जा रहे हैं, एक जगह से आप दूसरी जगह क्या कर रहे हैं, जा रहे हैं, विस्थापन कर रहे हैं। और आपने क्या किया कि आप 2 घंटे में, ठीक है, 2 आवर में आप क्या करते हैं कि 20 किलोमीटर जाते हैं, 20 किलोमीटर अपने आप को विस्थापित कर लेते हैं। तो यहाँ पर क्या हुआ कि आपने अपने स्थान का परिवर्तन कर लिया। तो ये जो आपके स्थान परिवर्तन की दर है, वही कहलाएगा आपका वेग। तो स्थान परिवर्तन की दर क्या है, देखिए 20 किलोमीटर आप जाते हैं 2 घंटे में, तो आप यानी स्थान परिवर्तन की जो दर है वो है 10 किलोमीटर प्रति क्या है, घंटा है। तो ये 10 किलोमीटर प्रति घंटा के दर से आप अपने स्थान से परिवर्तित हो रहे हैं, तो यही आपका क्या हो गया, वेग हो गया। हर कारक में हम लोग देखते हैं। अगला कारक जैसे मान लीजिए कि फॉर एग्जाम्पल कुछ और देखते हैं, जैसे मान लीजिए कि आप रोटियां बना रहे हैं, ठीक है, मान लीजिए आपको नहीं आ रहा रोटियां बना, फिर भी आप मान लीजिए कि आप रोटियां बना रहे हैं, ठीक है, वैसे बनाना सीख लीजिए, काफी काम देता है। तो मान लीजिए रोटियां बना रहे हैं और आपने क्या किया कि आप 5 मिनट में आप लोगों ने बना दिया जो है कि 10 रोटियां बना दिया, ठीक है, यहाँ पर 5 मिनट में आपने 10 रोटी बना दिया। अब देखिए, अब यहाँ पर आप क्या कर रहे हैं, आपके पास आटा है और उसको किसमें परिवर्तित कर रहे हैं, रोटी में, यानी यहाँ भी आप कर रहे हैं परिवर्तन। तो अब यहाँ जो आटा से रोटी बनाने की जो परिवर्तन की दर है, वही हम देखते हैं। तो अगर 5 मिनट में 10 रोटी, तो 1 मिनट में आप बनाएंगे 10/5 यानी कि 2 रोटी, यानी आप बना रहे हैं 2 रोटी पर क्या बना रहे हैं, मिनट। हर मिनट में आप 2-2 रोटी बना रहे हैं। तो ये आपने जो रोटी बनाया, यानी आटा से रोटी बनाया, तो यहाँ भी आपने परिवर्तन किया, 2 रोटी पर मिनट का परिवर्तन कर रहे हैं, तो यही हो गया रोटी बनाने का वेग। इसी तरह मान लीजिए कोई दर्जी है, वो कपड़ा सिल रहा है और वो मान लीजिए कि 1 घंटे में या 1 दिन में वो मान लीजिए 5 कपड़ा सिलता है, तो वो जो उसका 5 कपड़ा पर दिन है, वही उसका क्या है, वेग है। वो कपड़े से जो है कपड़ा सिल रहा है, यानी कि जैसे कि उसके पास क्या होगा, कोई सादा कपड़ा होगा, उसको बदल रहा है शर्ट में या उसको पैंट में बदल रहा है, तो उसके जो बदलने की दर है वही उसका कहलाएगा वेग। तो अब बस आप ये समझ गए होंगे कि किसी कारक में जो परिवर्तन की दर होती है वही वेग होता है। तो सेम वही कंडीशन यहाँ भी लागू होगा कि कोई अभिक्रिया हो रही है, तो अभिक्रिया में आपका जो भी चीज परिवर्तित हो रही होगी, उसके परिवर्तन की जो दर होगी वही कहलाएगा उसका वेग। बस यही देखना है हमको कि कोई रिएक्शन होता है तो उसमें परिवर्तन होता किस चीज का है। तो सिंपली आपको बता दें कि इधर लिख देते हैं, जब कोई रिएक्शन होता है, रिएक्शन में आप जानते हैं कि हम पहले ही बता चुके कि रिएक्शन में होते हैं अभिकारक, और ये किसमें बदल जाते हैं, ये बदल जाते हैं उत्पाद में। कोई रिएक्शन होता है तो जो अभिकारक होता है वो किसमें परिवर्तित होता है, उत्पाद में। अब आपको ये जानना है कि अभिकारक का क्या परिवर्तित होता है उत्पाद में। तो आपको बता दें कि अभिक्रिया में अभिकारक की जो सांद्रता होती है वो परिवर्तित होती है, इसकी सांद्रता का परिवर्तन हो जाता है, और साथ में जब इसकी सांद्रता परिवर्तित होती है तो उत्पाद की भी सांद्रता क्या होती है, परिवर्तित होती है। अब सांद्रता क्या होता है, तो देखिए सांद्रता की तो बहुत सारी इकाइयां हैं मापने के लिए, लेकिन जो सांद्रता की हम लोग सबसे अधिक इकाई जो प्रयोग करते हैं वो होता है मोल प्रति लीटर। मोल प्रति लीटर। अब मोल प्रति लीटर का क्या मतलब है, मोल प्रति लीटर का यही मतलब है कि प्रति लीटर में किसी पदार्थ का कितना मोल जो है उपस्थित है। अगर आप मोल के बारे में अब भी नहीं जानते हैं तो हमने उस पर एक अलग से वीडियो बना दिया है, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से मिल जाएगा, वहां से आप देख सकते हैं, या इधर ऊपर आई बटन से भी आप उसे देख सकते हैं। तो सिंपल देखिए होता क्या है कि प्रति लीटर में किसी पदार्थ के मोलों की संख्या जो होती है उसी को हम लोग कहते हैं उसकी सांद्रता। और हम आपको ये भी पता है कि जो पदार्थ है उसकी मात्रा हम लोग किसमें मापते हैं, मोल में। तो प्रति लीटर में आपका क्या है, प्रति लीटर में जब रिएक्शन होता है तो अभिकारक की जो
प्रति लीटर में मोलों की संख्या है उसमें परिवर्तन हो जाता है। ठीक है, जैसे जैसे रिएक्शन होगा प्रति लीटर में जो अभिकारक के मोलों की संख्या वो कम होती जाएगी, घटती जाएगी, और प्रति लीटर में जो उत्पाद के मोलों की संख्या है वो समय के साथ क्या होगी, बढ़ती जाएगी, क्योंकि ये खत्म हो रहा है, क्या हो रहा है, बन रहा है। तो इसी प्रति लीटर में जो मोलों की संख्या है इसी पूरे को हम लोग कहते हैं सांद्रता। और जब कोई रिएक्शन होता है तो उसमें इसकी सांद्रता जो होती है वो, इसकी सांद्रताएं क्या होती है, परिवर्तित होती हैं। अभिकारकों की सांद्रताएं परिवर्तित होगी और उत्पादों की सांद्रताएं भी क्या होंगी, परिवर्तित होंगी। यानी एग्जैक्टली आप ये समझ चुके हैं कि कोई भी रिएक्शन जब होगा तो उसमें अभिकारक और उत्पाद की सांद्रता क्या होगी, परिवर्तित होगी। सांद्रता किस प्रकार परिवर्तित होगी, अभिकारक की सांद्रता क्या होगी, घटेगी, और उत्पाद की सांद्रता क्या होगी, बढ़ेगी। तो अब सिंपल आपको अभिक्रिया का वेग भी समझ में आ गया होगा कि जो भी आपका कोई भी रिएक्शन हो रहा है, कोई भी अभिक्रिया हो रही है, उसमें जो अभिकारकों या उत्पादों की जो सांद्रताओं के परिवर्तन की दर है, अभिकारकों और उत्पादों के जो सांद्रताओं के परिवर्तन की दर है वही कहलाएगा अभिक्रिया, क्या कहलाएगा, वेग, या उससे कहलाएगा दर। सिंपल सी बात समझ गए। जब सांद्रता परिवर्तित हो रहा है तो उसके परिवर्तन की जो दर है वही उसका क्या कहलाएगा, वेग। और सिंपली आप जानते हैं कि अगर हमको कहीं पर अभिक्रिया का वेग या दर या किसी भी वेग कहीं भी निकाल रहे हैं तो जब उसके सूत्र का निर्धारण करना है तो आप जानते हैं कि उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, जो परिवर्तन है ऊपर लिखते हैं और जो समय अंतराल है उसको कहाँ लिखते हैं, नीचे। जैसे आपने देखा यहाँ पर कि ये था जो है 20 किलोमीटर जा रहा था 2 आवर में, तो परिवर्तन 20 किलोमीटर था तो इसको लिखते हैं ऊपर और समय लिखते हैं नीचे, तो आपका 10 किलोमीटर पर आवर उसका आ गया वेग। उसी तरह ये देखिए 5 मिनट में बनाता है 10 रोटी, तो परिवर्तन ऊपर और ये नीचे, तो ये आपका आ गया उसका वेग। सेम वही अभिक्रिया के पक्ष में होगा कि अगर आपको अभिक्रिया का वेग या दर निकालना है तो जो यहाँ परिवर्तन हो रहा है, परिवर्तन क्या हो रहा है कि अभिक्रिया, ये परिवर्तन आप इसको डायरेक्टली लिख सकते हैं, अभिक्रिया के फलस्वरूप किसी अभिकारक की सांद्रता में कमी, ठीक है, यहां कमी लिखा हुआ है, बटे समय अंतराल या अभिक्रिया में लगा समय, अभिक्रिया में लगा समय, जिसको हम लोग कहते हैं समय अंतराल। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, किसी भी अभिक्रिया का वेग या दर निकालना है तो सिंपल सी बात है, हम यहां से निकाल सकते हैं कि अभिक्रिया का फलस्वरूप अभिकारक की सांद्रता में जो है कमी बटे क्या करेंगे, अभिक्रिया में लगा समय। यानी कुछ समय तक अभिक्रिया हुई और आपने देखा कि उतने समय में अभिक्रिया में क्या हुआ कि उस अभिकारक की सांद्रता में कुछ परिवर्तन हो गया, तो उस अभिकारक की सांद्रता में जो अभिक्रिया के फलस्वरूप परिवर्तन हुआ है, परिवर्तन मतलब कमी हुई है, ठीक है, जब भी अभिकारक में परिवर्तन होगा तो कमी होगी क्योंकि वो हमेशा कम होगा। तो जो उसकी कमी हुई है सांद्रता में, जो उसके परिवर्तन हुआ है और जो अभिक्रिया में लगा समय है, इसका भाग दे देंगे तो वही आ जाएगा अभिक्रिया का वेग, और वो बताएगा वो वेग कि इसमें अभिकारक किस दर से जो है कि उत्पाद में बदल रहा है या किस दर से उसमें कमी हो रही है। या हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं कि अभिक्रिया के फलस्वरूप किसी उत्पाद की सांद्रता में वृद्धि, बटे अभिक्रिया में लगा समय, अभिक्रिया में लगा समय या समय अंतराल। ये भी लिख सकते हैं, ये भी हम लोग लिख सकते हैं और ये भी लिख सकते हैं कि अभिक्रिया के फलस्वरूप किसी उत्पाद की सांद्रता में वृद्धि बटे अभिक्रिया में लगा समय। ये दोनों बराबर होंगे क्योंकि जिस वेग से जो है कि आपका कोई अभिकारक खत्म होगा उसी वेग से उत्पाद भी क्या होगा, बनेगा, क्योंकि अभिकारक से के खत्म होने से ही क्या हो, उत्पाद बन रहा है। ये चीजें आपका यहाँ होने वाला है। अब इसको एक फार्मूले के रूप में वो तैयार करते हैं कि आप उसको और अच्छे से समझ जाएं। तो देखिए हम बहुत ही ज्यादा आपको बेटर समझाने वाले हैं। पहला देखिए ये इस चैप्टर का जो है कि पहला पार्ट है, तो हम थोड़ा आपको डिटेल में समझा रहे हैं, बाकी एक बार आप समझ जाएंगे तो आगे चल के हम लोग इसको थोड़ा और तेज गति से पढ़ेंगे अगले पार्ट में। तो देखिए जैसे हमने मान लिया कोई रिएक्शन हो रहा है और रिएक्शन हमने माना कि आर कोई आपका है पदार्थ और ये बदल रहा है पी में,
ठीक है, आर बदल रहा है पी में। आर का मतलब आप रिएक्टेंट भी समझ सकते हैं, रिएक्टेंट मतलब अभिकारक, और पी मतलब प्रोडक्ट, प्रोडक्ट मतलब उत्पाद। तो आर बदल रहा है पी में। और हमने क्या देखा कि T1 समय में, हमने T1 समय में निरीक्षण किया कि कुछ समय था, ठीक है, रुका हुआ समय था। हमने वहां पर देखा कि इसकी सांद्रता जो थी वो थी R1। अच्छा, ये देखिए बहुत ज्यादा जरूरी चीज है कि अगर हम किसी को भी बड़े वाले कोष्टक में लिख देते हैं तो उसका मतलब होगा कि वो मोल प्रति लीटर में उसकी सांद्रता है। देखिए ध्यान समझ लीजिए, अगर हमने यहाँ लिख दिया A बड़े वाले कोष्टक में, तो इसका मतलब निकलता है कि A की सांद्रता, और वो किसमें, मोल प्रति लीटर में। याद रखिएगा, बहुत जरूरी है। बड़े कोष्टक में सिंबल होता है, लिखने का मतलब वो उसकी सांद्रता है। तो मान लीजिए इसकी सांद्रता जो है R1 है, और इसकी मान लिए कि कुछ थी P1। फिर हमने क्या किया कि हमने लिया T2, मतलब कुछ समय बाद हमने फिर निरीक्षण किया, और कुछ समय बाद जब हमने निरीक्षण किया तो पाया कि इसकी सांद्रता बदल गई रिएक्शन के फलस्वरूप, और यहाँ पर R2 हो गई, और इसकी सांद्रता बदल के क्या हो गई, P2 हो गई। तो ऐसे समय में अगर आपको इस अभिक्रिया का वेग निकालना है तो देखिए क्या हो जाएगा। यहाँ पर देखिए पहली बात हम लोग देखते हैं कि यहाँ जो है कि इसके सांद्रता में परिवर्तन, ठीक है, यहाँ देखते हैं R की सांद्रता में परिवर्तन। R क्या है, अभिकारक है, सांद्रता में परिवर्तन। कैसे आप परिवर्तन निकालेंगे, पहले यही देख लीजिए कि R के सांद्रता में परिवर्तन क्या होगा। तो देखिए R के सांद्रता में आपका परिवर्तन जो होगा, इसको हम लोग प्रदर्शित करते हैं डेल्टा R से। परिवर्तन को हम लोग किससे प्रदर्शित करेंगे, डेल्टा R से। और इसके निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि जो ये आपका बाद वाला R2 है, इसमें से माइनस क्या कर देंगे, R1, ठीक है। बाद की सांद्रता में से हम पहले की सांद्रता क्या करेंगे, घटा देंगे। ये आप बहुत पहले से पढ़ रहे हैं कि कहीं भी परिवर्तन आपको निकालना है तो बाद वाले में से आप पहले वो क्या करते हैं, घटा देते हैं। उसी तरह अगर हमको देखना है P की सांद्रता में परिवर्तन, देखिए ये बहुत महत्वपूर्ण चीज बता रहे हैं, इसी में पूरा चैप्टर निर्धारित है, आपको इसको समझ लीजिए अच्छे से। ये सारे व्यंजक जो है बहुत काम देने वाले हैं। P की सांद्रता में परिवर्तन, देखिए P की सांद्रता में कैसे परिवर्तन निकालेंगे, इसको हम लोग प्रदर्शित करते हैं डेल्टा P से। और डेल्टा P निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि P ये 2 माइनस हम लोग क्या कर देंगे, ये 1, ठीक है। बाद की सांद्रता में से पहले की सांद्रता क्या करेंगे, घटा देंगे। इसको डेल्टा R से प्रदर्शित करते हैं, इसको डेल्टा P से प्रदर्शित करते हैं। और अगर आपको समय अंतराल निकालना है, यानी अभिक्रिया में लगा समय, तो इसके लिए भी हम लोग इसको प्रदर्शित करते हैं डेल्टा T से। और इसके लिए हम लोग बाद के समय यानी T2 में से जो T1 है उसको क्या करते हैं, माइनस कर देते हैं। अब यहाँ पर ये सारी चीजें आपको निकल के आ गई है। अब आपको यहाँ पर क्या निकालना है, अब यहाँ पर आपको निकालना है अभिक्रिया का वेग, यहाँ पर निकालना है अभिक्रिया का वेग या दर। तो देखिए सूत्र क्या था, अभिक्रिया का वेग बराबर अभिक्रिया के फलस्वरूप किसी अभिकारक की सांद्रता में कमी। तो देखिए अभिकारक की ये सांद्रता है, सांद्रता में कमी कितनी हुई है, डेल्टा R की। पहले R1 था, फिर R2 हो गया, तो जो इसमें परिवर्तन हुआ है वो डेल्टा R की हुआ है, और इतना इसमें क्या हुआ है, कमी हुआ है, ठीक है। ये इतना कमी, अच्छा ये देखिए सांद्रता है, तो इसको हम लोग यहाँ पर ऐसे कोष्टक में ले लेंगे, ठीक है। तो ये डेल्टा जो R की सांद्रता में क्या हो गया है, कमी हो गया। तो यहाँ देखिए ये हमने लिख दिया कि ये कमी, और बटे देखिए इसके क्या है, अभिक्रिया में लगा समय, अभिक्रिया में कितना समय लगा है, डेल्टा T का। तो ये जो आ गया ये कहलाएगा इस अभिक्रिया का वेग या कहलाएगा इस अभिक्रिया का दर। और आपको याद रखना है कि ये माइनस में होगा। अब आप सोचेंगे क्यों माइनस में होगा, इसलिए माइनस में होगा क्योंकि यहाँ अभिकारक की सांद्रता घट रही है, ये घट रहा है, इसीलिए माइनस में होने वाला है। अगर ये जो है कि जो है अभिकारक की सांद्रता अगर बढ़ता तो ये होता प्लस में, ठीक है। तो ये अभिकारक की सांद्रता हमेशा घटेगी, तो जितने भी अभिकारकों का आप वेग निकालेंगे तो हमेशा यहाँ माइनस का चिन्ह लगाएंगे, ठीक है। उसी तरह आपने देखा था कि इसी सेम के बराबर क्या होता है, इसी के बराबर आपका होता है अभिक्रिया का वेग या दर बराबर अभिक्रिया के फलस्वरूप किसी उत्पाद की सांद्रता में वृद्धि। आपने नीचे देखा था कि अगर हमको अभिकारक नहीं दे रहे हैं, हम लोग उत्पाद का निरीक्षण कर रहे हैं, तो अभिक्रिया के फलस्वरूप किसी उत्पाद में की सांद्रता में वृद्धि बटे अभिक्रिया में लगा समय का भाग देंगे, तब भी अभिक्रिया का वेग निकल के आने वाला है। देखेंगे कि P उत्पाद है और P की सांद्रता में क्या परिवर्तन हो रहा है, P की सांद्रता में परिवर्तन हो रहा है डेल्टा T का, और ये वृद्धि होगा, और बटे समय अंतराल क्या है, डेल्टा T। तो ये भी आपका कहलाएगा अभिक्रिया का वेग या अभिक्रिया का वेग की क्या होगा, बराबर होगा। और ये देखिए प्लस में होगा, क्यों, क्योंकि इसकी क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है, ये कमी नहीं हो रही है।
तो देखिए सिंपल आपने समझ लिया कि अभिक्रिया का वेग या दर क्या होता है, वो समझ लिया आपने, और इसका व्यंजक भी लिखना सीख लिया कि इस तरह हम लोग इसको लिखते हैं। कोई रिएक्शन हो रहा है तो इस तरह हम इसको लिखेंगे। अब एक ओरिजिनल में आपको दर्शा दें, जैसे कोई रिएक्शन यहाँ पर हम करा के आपको दिखा दे रहे हैं, ठीक है। जैसे देखिए कोई रिएक्शन, या चलिए रिएक्शन को हम लोग एक साथ बाद में पढ़ेंगे, ठीक है, ढेर सारा, इसी के आगे चलते हैं, ठीक है। ये आपने देख लिया। अब देखिए ये जो अभी अभी वेग निकल के आया है, ये जो अभी अभी वेग निकल के आया है, इस वेग को हम लोग कहते हैं औसत वेग। औसत वेग यानी कि इसे हम लोग कहते हैं एवरेज जो है रेट या एवरेज वेलोसिटी, ठीक है। तो ये कहलाएगा औसत वेग या दर, ठीक है। औसत वेग या औसत दर ये कहलाता है, ठीक है। अब औसत वेग या औसत दर क्या होता है, तो किसी एक निश्चित समय अंतराल में, किसी एक निश्चित समय अंतराल में किसी अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में जो परिवर्तन की दर होती है उसको हम लोग औसत वेग कहते हैं। यानी कोई एक समय अंतराल है और उस समय अंतराल के बीच में आपका जो है कि जितना भी अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन हो रहा है, तो उस परिवर्तन की जो दर होती है उसको हम लोग क्या करते हैं, उसको कहते हैं औसत वेग। तो ये क्या है, औसत वेग है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। अब औसत वेग से ज्यादा महत्वपूर्ण एक और प्रकार का वेग है। ये देखिए अभिक्रिया का वेग है लेकिन औसत वेग है। अब औसत वेग से ज्यादा महत्वपूर्ण जो आपको पढ़ना है वो है तात्कालिक वेग, या जिसे हम लोग कहते हैं तात्क्षणिक वेग। तात्क्षणिक वेग जिसे इंग्लिश में कहा जाता है इंस्टेंट वेलोसिटी, ठीक है। तात्क्षणिक वेग या तात्क्षणिक दर भी कहते हैं, तो इंस्टेंट रेट भी कह सकते हैं हम लोग। तो ये देखिए तात्क्षणिक वेग क्या होता है। देखिए तात्क्षणिक वेग, इसको समझिएगा, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। देखिए तात्क्षणिक वेग क्या होता है कि किसी एक निश्चित समय पर या किसी एक क्षण पर जो किसी अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में जो परिवर्तन की दर है वो कहलाता है उसका तात्क्षणिक वेग। यानी किसी एक निश्चित क्षण पर जो अभिक्रिया का वेग है उसे हम लोग कहते हैं तात्क्षणिक वेग या तात्कालिक वेग कहते हैं। अगर आपको ये नहीं समझ में आ रहा तो हम आपको बहुत ही आसानी से समझा देने वाले हैं। देखिए कैसे समझाते हैं, एक यहाँ पर सिंपल एग्जांपल दे रहे हैं। देखिए यहाँ पे एग्जांपल क्या दे रहे हैं, एकदम आसानी से आप समझ जाएंगे। यहाँ पर देखिए मान लीजिए कि क्या हुआ कि आप अपने घर से अपने स्कूल जा रहे हैं, घर से स्कूल जा रहे हैं और घर से स्कूल के बीच की दूरी जो है वो मान लीजिए कि है 20 किलोमीटर। 20 किलोमीटर दूरी है घर से स्कूल और आपको जाना है। और मान लीजिए आप बाइक से जा रहे हैं या मान लीजिए स्कूटी से जा रहे हैं, किसी से भी मान सकते हैं। तो आप बाइक से जा रहे हैं, अब आपको यहां से वहां जाने में ये लगा कि आपको पूरा समय जो है 1 घंटा लग गया। 1 घंटा लग गया। अब 1 घंटा लग गया तो अगर यहां पर आपको निकालना होगा औसत वेग, तो औसत वेग में आप क्या करेंगे, जो दूरी है इसके बटे क्या कर देंगे, 20 किलोमीटर बटे जो लगने वाला समय है ये कर देंगे। तो जो स्पीड आएगा वो आएगा 20 किलोमीटर प्रति घंटा। यानी कि इस वेग से आप यहां गए तो ये औसत वेग है कि इतने से इतने बीच आप गए हैं, तो इतने में इतने वेग से आप औसत में गए, ये हो गया औसत वेग। लेकिन आप सोचिए कि अब ऐसा तो नहीं कि आप घर से निकले और लगातार 20 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से आप गए होंगे, ऐसा तो कभी हो ही नहीं सकता। ऐसा हुआ होगा कि हो सकता है कि आप रास्ते में जा रहे होंगे, कहीं रोड आपको खाली मिला होगा तो आप 50 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चले होंगे, कहीं जाम मिला होगा या कहीं मार्केट मिला होगा तो आप 2 ही किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चले होंगे। यानी हर जगह आपकी स्पीड चेंज हुई होगी। कहीं आप 50 किलोमीटर पर घंटा की स्पीड से चले होंगे, कहीं आपको रोड बहुत जाम मिला होगा तो हो सकता है आप 2 ही किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चले होंगे, कहीं आपको हो सकता है कि जो है कि नॉर्मल रोड मिला हो, मतलब ज्यादा जाम भी नहीं और ज्यादा खाली भी नहीं, तो हो सकता है आप वहां पर 25 किलोमीटर पर घंटा की स्पीड से चले होंगे। तो ऐसे आप हर जगह अलग अलग स्पीड से चले होंगे, लेकिन यहाँ से यहाँ का जो औसत था वो 20 किलोमीटर था। तो यही होता है औसत वेग। अब देखिए बीच में आप 50 चले, 25 चले, 2 किलोमीटर पर घंटा भी कहीं बार आपकी स्पीड थी, तो ये वाली स्पीड है, इसी स्पीड को कहा जाता है तात्कालिक वेग या तात्क्षणिक वेग। यानी किसी एक निश्चित क्षण या किसी एक निश्चित समय का जो वेग होता है वही कहलाता है तात्क्षणिक वेग या तात्कालिक वेग।
तो यहाँ का तात्कालिक वेग क्या है 50 किलोमीटर पर घंटा, यहाँ का तात्कालिक वेग क्या है 25 किलोमीटर पर घंटा, यहाँ का तात्कालिक वेग क्या है 2 किलोमीटर पर घंटा। यानी तात्कालिक वेग किसी एक क्षण का होता है, वो समय समय पर बदलता रहता है, लेकिन औसत वेग क्या होता है, पूरा औसत होता है। तो तात्कालिक वेग तो आपने समझ लिया। अब ताक्षणिक वेग हम लोग समझते हैं कि ये औसत वेग आपने समझ लिया, ताक्षणिक वेग समझते हैं। तो ताक्षणिक वेग वही होता है, हमने इसकी परिभाषा पहले ही बता दिया कि किसी एक निश्चित क्षण पर जो अभिक्रिया का वेग होता है वही उसका कहलाता है ताक्षणिक वेग, या किसी एक निश्चित क्षण पर जो किसी अभिकारक या किसी उत्पाद में जो परिवर्तन की दर होती है उसे ही कहते हैं उस अभिक्रिया का ताक्षणिक वेग। ये आपने समझ लिया। अब देखिए ताक्षणिक वेग को हम लोग कैसे निकालते हैं। तो ताक्षणिक वेग जो होता है वो बराबर होता है किसके, औसत वेग के ही बराबर होता है, औसत वेग के बराबर होता है। लेकिन कब होता है, जब यहाँ पर डेल्टा टी जो है वो टेंड्स टू 0 होता है। ध्यान दीजिएगा, बहुत सिंपल चीजें हैं। ताक्षणिक वेग कब औसत वेग के बराबर होगा, जब डेल्टा टी जो है यानी समय परिवर्तन वो टेंड्स टू क्या होगा, 0 होगा। अब हम आपको कहें कि इस बिंदु पर इस एट वंस, तो यहाँ एट वंस भी समय का कुछ अंतराल होगा, लेकिन जब एट वंस की बात करेंगे तो उनके बीच समय का अंतराल इतना कम होगा कि वो लगभग समय का अंतराल क्या होगा, 0 के बराबर होगा। तो ऐसे समय जब समय का अंतराल लगभग 0 के बराबर है तो हम लोग मानेंगे कि ये किसी एक निश्चित क्षण का वेग है। तो वैसे समय में जो वहां का वेग होगा वही कहलाएगा, उसका क्या कहलाएगा, औसत वेग। ठीक है, वही कहलाएगा उसका क्या, ताक्षणिक वेग। यानी किसी एक निश्चित क्षण, ठीक है, कि औसत वेग जो होगा वही कहलाएगा ताक्षणिक वेग। ठीक है, ताक्षणिक वेग औसत वेग के बराबर होगा जब डेल्टा टी यानी समय परिवर्तन लगभग 0 के क्या हो, बराबर हो। देखिए यहाँ पर जो समय परिवर्तन होगा वो लगभग क्या है, 0 के बराबर होगा। तो वही समय ये होगा। अब इसका व्यंजक कैसे प्राप्त करते हैं तो ये समझ लीजिए। ठीक है, अब यहाँ अगर आपको निकालना है ताक्षणिक वेग, ताक्षणिक, देखिए ये महत्वपूर्ण है, अगर नहीं आप समझ रहे हैं तो हल्के फुल्के में भी समझ लीजिए, लेकिन ये व्यंजक याद रखिए। देखिए व्यंजक में ताक्षणिक वेग क्या होगा, क्या आप जानते हैं कि वेग, अभिक्रिया का वेग अगर हम लोग देखते हैं, ठीक है, ये अभिक्रिया का ताक्षणिक वेग है, अभिक्रिया का ताक्षणिक वेग। तो अभिक्रिया का ताक्षणिक वेग निकालना है तो औसत वेग के बराबर ही होगा, लेकिन डेल्टा टेंस तो क्या होगा, 0 होगा। यानी कि जो समय अंतराल है बहुत क्या होगा, सूक्ष्म होगा, छोटा होगा। तो सिंपल सी बात है कि यहाँ पर आप जानते हैं कि औसत वेग में ये डेल्टा आर अपॉन टी होता है। डेल्टा आर क्या है, सांद्रता में परिवर्तन है किसके, अभिकारक के, और डेल्टा की टी क्या है, समय परिवर्तन है। तो अगर समय परिवर्तन बहुत ही छोटा हो जाए तो सांद्रता में परिवर्तन भी क्या हो जाएगा, बहुत ही छोटा हो जाएगा। तो बस हम लोग ताक्षणिक वेग में करते क्या है कि इस डेल्टा की जगह हम लोग लगा देते हैं डी आर की सांद्रता में परिवर्तन, और यहाँ नीचे डेल्टा टी की जगह हम लोग लगा देते हैं डी टी, और ये रहेगा माइनस में ही जैसे रहता है। तो अब ये क्या है, तो डी बताता है किसी चीज के सूक्ष्म भाग को। जैसे अगर बड़ा परिवर्तन है तो हम लोग उसको डेल्टा लगाते हैं, लेकिन अगर बहुत ही सूक्ष्म परिवर्तन हो रहा है तो उसको हम लोग प्रदर्शित करते हैं डी से। तो यहाँ जो समय में परिवर्तन है वो बहुत सूक्ष्म है तो उसको हम लोग प्रदर्शित करते हैं डी टी से। यानी डी टी क्या है, डी टी है आपका समय, सूक्ष्म समय अंतराल, बहुत छोटा समय अंतराल। और डी आर क्या है, डी आर की सांद्रता क्या है कि आर की सांद्रता में बहुत थोड़ा सा क्या है, परिवर्तन। तो बहुत, क्योंकि समय अंतराल छोटा है तो सांद्रता में बहुत थोड़ा सा परिवर्तन होगा, तो ये जो आपका यहाँ पर आएगा वो कहलाएगा ताक्षणिक वेग, किसी एक नियत क्षण का वेग। और ये बराबर होगा आपके, ये जो इधर उत्पाद बन रहा है उसके बराबर होगा, लेकिन यहाँ पर भी डी हो जाएगा पी की सांद्रता, और बटे आपका हो जाएगा किसका, डी टी हो जाएगा। ठीक है, ये क्या है, डी टी, डी टी है सूक्ष्म समय अंतराल, और डीपी क्या है, उत्पाद की सांद्रता में सूक्ष्म परिवर्तन। तो ये होगा ताक्षणिक वेग, ये माइनस में होगा, ये प्लस में होगा, क्योंकि ये कम हो रहा है और ये क्या हो रहा है, ज्यादा हो रहा है। ठीक है, अभिकारक कम हो रहा है तो ये माइनस में होगा, और ये क्या होगा, प्लस में होने वाला है। तो इस तरह आपने देख लिया ताक्षणिक वेग। अब देखिए आपने औसत और ताक्षणिक वेग दोनों देख लिया और दोनों आपने समझ लिया। उम्मीद तो यही करते हैं कि आपने समझ लिया। अब देखिए, अब होता क्या है कि अब आपका ये जो आप पढ़े परिभाषा ये बहुत ज्यादा कोई खास मायने नहीं रखती है, लेकिन इसके बाद देखिए इसी के आधार पर आपको विभिन्न अभिक्रियाओं का क्या लिखना होता है, व्यंजक लिखना होता है। विभिन्न अभिक्रियाओं के औसत वेग और ताक्षणिक वेग का व्यंजक लिखना होता है। तो हम लोग आइए वही देख लेते हैं कि विभिन्न अभिक्रियाओं के औसत वेग और ताक्षणिक वेग का व्यंजक कैसे लिखा जाता है।
क्योंकि आगे जो आपको पढ़ना है वो वही व्यंजक को आधार मान के उसी पर तमाम आपको क्रिया विधियां पढ़नी है या कैलकुलेशन करनी है। तो अगर आप ये नहीं भी अभी तक समझे हैं तो कोई बात नहीं, अगर इसके बाद जो व्यंजक बता रहे हैं उसको ही अगर आपने सीख लिया तो भी समझ लीजिए कि आपने सब कुछ सीख लिया। तो आइए देखते हैं कि ताक्षणिक वेग और अभिक्रिया के औसत वेग का जो है हम लोग व्यंजक कैसे लिखते हैं। ठीक है, ताक्षणिक वेग और औसत वेग का व्यंजक हम लोग देख लेते हैं। तो इसको मिटा देते हैं। तो देखिए हमने यहाँ पर 5 क्वेश्चन लिया है और यहाँ पर आपको पांचों क्वेश्चन का निकालना है औसत और ताक्षणिक वेग। इनके औसत और ताक्षणिक वेग का व्यंजक आपको निकालना है। व्यंजक क्या होता है? तो व्यंजक जो होता है इनका जो औसत और ताक्षणिक वेग का जो सूत्र होगा, जो इनका सूत्र होगा वही इनका कहलाएगा व्यंजक। तो उसी को हम लोग व्यंजक भी कहते हैं। अब देखिए अगर आप यहाँ पर ये पांचों रिएक्शन का हम लोग जो व्यंजक निकालेंगे, अभी अगर आप इसको सीख लेते हैं तो आप इसके पहले जो चीज भी पढ़े अभी तक औसत और ताक्षणिक वेग, समझिए वो सब कुछ आपका क्लियर हो गया। या एक तरह से ये भी कह सकते हैं कि अगर आप पीछे जो भी चीज पढ़े अगर आपका क्लियर नहीं है तो आप इन पांचों का जैसे ही आप व्यंजक लिखेंगे वो पीछे की सारी चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी। तो चलिए इसको अच्छे से सीख लीजिए और देख लीजिए कि व्यंजक क्या होता है। इसको समझने से आपका औसत वेग और ताक्षणिक वेग एकदम क्लियर हो जाएगा। देखिए यहाँ पर औसत वेग, यहाँ पर आप लोगों ने औसत वेग पढ़ा कि औसत वेग क्या होता है। तो कोई भी जब रिएक्शन होता है तो उसमें अभिकारक की सांद्रता उत्पाद में बदलती है। तो आपने ये पढ़ा कि किसी भी अभिक्रिया के फलस्वरूप किसी अभिकारक की सांद्रता में जो परिवर्तन की दर है वही क्या कहलाएगा? उस अभिक्रिया का वेग कहलाएगा। अब देखिए यहाँ पर ये नहीं कि सभी अभिकारक, किसी अभिकारक। तो यहाँ देखिए कौन कौन अभिकारक है। यहाँ पर देखिए ए अभिकारक है, बी अभिकारक है। और आपने ये भी जाना कि किसी उत्पाद के परिवर्तन में जो दर होगा वो भी उस अभिक्रिया का वेग कहलाएगा। तो कौन कौन उत्पाद है? सी और डी है। तो हमको यहाँ कोई भी एक ले लेना है। तो मान लीजिए हम ए लेते हैं और ए लेने के बाद हम लोग देखते हैं कि अभिक्रिया के फलस्वरूप इसके सांद्रता में जो परिवर्तन हो गया वो क्या हो गया? डेल्टा ए हो गया। और इसमें जो समय लगा वो समय लगा डेल्टा टी। तो यही जो डेल्टा ए अपॉन डेल्टा टी है यही हो जाएगा इस अभिक्रिया का वेग। और ये किसमें होगा? माइनस में। या इसी के बराबर होगा बी की सांद्रता में परिवर्तन बटे हो जाएगा समय अंतराल। किसी एक अभिकारक, या तो ए लीजिए या तो बी लीजिए, दोनों के सांद्रताओं में जो परिवर्तन होगा वो वेग के बराबर होगा, औसत वेग के बराबर। ये भी और ये भी होगा माइनस में। या उत्पाद की सांद्रता में जो परिवर्तन होगा वो भी होगा उसका औसत वेग। तो उत्पाद में किसी उत्पाद को लेते हैं, मान लीजिए सी लेते हैं। अच्छा ये देखिए सांद्रता को ऐसे लिखते हैं क्योंकि ये सांद्रता में परिवर्तन है। तो उत्पाद लेते हैं तो ये देखिए जो है कि डेल्टा सी की सांद्रता में परिवर्तन बटे हम लोग डेल्टा टी करते हैं। तो ये भी हो गया अभिक्रिया का वेग, औसत वेग। लेकिन ये प्लस में रहेगा क्योंकि ये क्या है? उत्पाद है, ये बढ़ रहा है, बन रहा है, इसकी सांद्रता बढ़ रही है। या हम लोग लिख सकते हैं कि डेल्टा डी की सांद्रता अपॉन लिख सकते हैं डेल्टा टी। तो आपने समझ लिया कि इस अभिक्रिया का वेग निकालने के लिए ये पूरा का पूरा व्यंजक बनेगा। किसी भी एक फार्मूले द्वारा हम लोग वेग निकालेंगे, सभी वेग का मान एकदम क्या आएगा? बराबर आएगा। अगर ताक्षणिक वेग निकालना है तो कैसे निकालेंगे? देखिए बड़ा ही सिंपल है, केवल डेल्टा की जगह डी लगा दीजिए क्योंकि ये क्या हो गया? सूक्ष्म हो गया। सूक्ष्म समय अंतराल में सूक्ष्म परिवर्तन के लिए क्या लगाते हैं? डी लगाते हैं। तो ये हो गया बराबर, ये देखिए माइनस टी बी की सांद्रता में परिवर्तन बटे क्या आ जाएगा? डी टी। बराबर ये हो जाएगा डी सी की सांद्रता में परिवर्तन अपन क्या आ जाएगा? डी टी। बराबर ये हो जाएगा डी की सांद्रता में परिवर्तन अपन क्या हो जाएगा? डी टी। ठीक है, तो यानी कहने का मतलब तो आप समझ ही गए होंगे कि ये औसत वेग ताक्षणिक वेग बराबर होता है। बस अंतर होता है कि इसमें डेल्टा होता है, इसमें डी लगा होता है। डेल्टा मतलब बड़ा परिवर्तन, डी मतलब छोटा परिवर्तन। आगे देखिए इस टाइप में ज्यादा समस्या होती है कि ये 2 3 क्या करें। जनरली लोग करते क्या है कि ऐसे लिख देते हैं। वो औसत वेग जो लिखेंगे तो ये ए के सांद्रता में परिवर्तन लिखेंगे तो वो ऐसे लिख देते हैं कि ए के सांद्रता में परिवर्तन यहाँ 2a की सांद्रता में परिवर्तन अपॉन लिख देते हैं जो है यहाँ पर डेल्टा टी। लेकिन आपको बता दें कि ये गलत है। ये 2 कभी अंदर नहीं जाएगा, ये ध्यान रखिएगा। बल्कि ये 2 जो होगा यहाँ पर वो कहाँ आएगा? यहाँ नीचे आएगा। ये जो संख्याएं होती हैं यहाँ आती हैं नीचे। अब क्यों नीचे आती हैं आपके मन में बहुत बड़ा कंफ्यूजन उठ रहा होगा। देखिए हमने पहले ही बताया कि वेग एक प्रैक्टिकली राशि है, प्रयोगात्मक राशि है। तो देखिए होगा क्या कि मान लीजिए ए था, ठीक है, ये परिवर्तन हो रहा है।
मान लीजिए इसकी प्रारंभिक सांद्रता थी ये 2A मान लेते हैं यहाँ पर, ठीक है। अब देखिए 2A बदल रहा है मान लीजिए कि यहाँ B में, ठीक है, जो भी बदल रहा होगा, ठीक है, B में या C में जो भी बदल रहा है इसमें प्लस D में। तो अब देखिए ये आप प्रैक्टिकल कर रहे हैं और प्रैक्टिकल करने के बाद आपने यहाँ पर प्रयोग में देखा होगा कि हमने A की सांद्रता वहां कुछ लिया होगा, ठीक है, वहां A की सांद्रता लिया होगा और कुछ देर बाद वो परिवर्तित होके हो गया होगा A2 में, सांद्रता बदल गया होगा और वहां पर जो डेल्टा A आया होगा यानी सांद्रता में जो परिवर्तन आया होगा वो आया होगा A2 माइनस आया होगा A1, ये आपने निकाला होगा। तो अब आप जब प्रयोग करेंगे तो प्रयोग में आपको क्या नजर आएगा, ध्यान से सोचिएगा। प्रयोग में आप A की सांद्रता ज्ञात करेंगे या 2A की सांद्रता ज्ञात करेंगे? प्रयोग में तो आप A की सांद्रता ज्ञात करेंगे ना, केवल आपको प्रयोग में यही मालूम चलेगा कि A की सांद्रता में परिवर्तन हो रहा है। तो टोटल आपको ये A की सांद्रता में परिवर्तन मिल गया, वहां पर आपको A की सांद्रता में परिवर्तन मिलेगा। लेकिन रियल में आप वहां पर ज्ञात किए A की सांद्रता, लेकिन जब हम इसका रिएक्शन लिखते हैं, रिएक्शन तो आप काफी बाद में लिखेंगे और रिएक्शन लिखेंगे तो आपको मालूम चलेगा कि अरे जो हमने यहाँ पर ज्ञात किया था वो A की सांद्रता में परिवर्तन नहीं था, वो बल्कि किसमें था, 2A की सांद्रता में परिवर्तन था। प्रैक्टिकल करते समय आपको वहां 1-2 नहीं कुछ दिखेगा, बस दिखेगा कि A की सांद्रता में परिवर्तन हो रहा है। लेकिन जब आप लिखेंगे तो यहाँ दिखेगा अरे वो तो A नहीं, ये तो 2A की सांद्रता में परिवर्तन हो रहा था। तो सिंपल आप जानते हैं कि अभिक्रिया का जो वेग होता है वो किसी एक अभिकारक की सांद्रता में परिवर्तन होता है। तो यहाँ पर आपने वो देख लिया कि A की सांद्रता में परिवर्तन हो रहा है प्रैक्टिकल में, लेकिन वास्तव में वो जो आपने देखा है वो A के नहीं, किसके, 2A की सांद्रता में परिवर्तन है। जब आप इसको कॉपी पे लिखेंगे अपने तो पाएंगे कि ये 2A की सांद्रता में परिवर्तन है। तो सिंपल सी बात है कि आपने जो है कि 2A की सांद्रता में परिवर्तन ज्ञात कर लिया था, यानी ये जो डेल्टा ये आपने जो ज्ञात किया था ये 2A की सांद्रता में परिवर्तन है। तो अगर A की सांद्रता में केवल परिवर्तन निकालना है केवल A की, तो उसमें आप इस 2 का क्या कर देंगे, भाग दे देंगे। इसको ध्यान समझिएगा, बहुत आसानी से समझ जाएंगे, बहुत सिंपल है। तो ये आप यहाँ भाग दे देंगे तो ये सूत्र आएगा। इसी तरह इसका निकालेंगे तो ये माइनस हो जाएगा डेल्टा, और ये देखिए B की सांद्रता अपॉन आपका देखिए 3 है तो यहाँ 3 हो जाएगा और डेल्टा क्या हो जाएगा, T हो जाएगा, ठीक है। और बराबर करके इधर भी बाकी सारी चीजें लिख दे रहे हैं। ये देखिए बराबर इधर क्या हो जाएगा कि बराबर इधर डेल्टा C की सांद्रता अपॉन क्या हो जाएगा, डेल्टा T, और इधर देखिए हो जाएगा जो है D की सांद्रता अपॉन क्या हो जाएगा, 2 डेल्टा T, ठीक है। जो जो आगे संख्याएं वो कहाँ हो जाएंगी, नीचे होने वाली है। ये दोनों माइनस में होंगे, अभिकारक है, और ये प्लस में होंगे क्योंकि क्या है, उत्पाद। ताक्षणिक वेग निकालना है तो ताक्षणिक वेग में क्या करेंगे, ताक्षणिक वेग में जहां पर डेल्टा है वहां पर डी लगा देंगे। डी ए की सांद्रता अपॉन यहाँ 2 हो जाएगा dt, और इधर हो जाएगा माइनस डी बी की सांद्रता अपॉन हो जाएगा 3 dt, और इधर हो जाएगा डी सी की सांद्रता अपॉन हो जाएगा dt, और इधर हो जाएगा डी डी की सांद्रता अपॉन हो जाएगा 2 dt। तो ये हो गया, ठीक है, समझ गए। अब एक हमने व्यापक ले लिया, व्यापक आपको लिया है ताकि यहाँ जरूरी नहीं कि 2 ही तीर रहे, कोई भी संख्या रहे। देखिए ये आगे संख्याएं हैं तो क्या होगा, तो देखिए सिंपल यही होगा, औसत वेग निकालेंगे तो ये माइनस हो जाएगा और डेल्टा ए की सांद्रता अपॉन जो इसके आगे संख्या होगी इस अभिकारक के आगे वो नीचे हो जाएगी, यानी ए नीचे हो जाएगा और डेल्टा क्या हो जाएगा, टी, बराबर देखिए उसी तरह हो जाएगा माइनस बी की सांद्रता अपॉन नीचे हो जाएगा बी, डेल्टा क्या हो जाएगा, टी, बराबर देखिए यहाँ पर हो जाएगा डेल्टा सी की सांद्रता अपॉन हो जाएगा डेल्टा टी, और इधर देखिए ये हो जाएगा डेल्टा डी की सांद्रता अपॉन हो जाएगा डेल्टा टी, ठीक है। अच्छा ये देखिए क्या क्या होगा, ये बटे यहाँ पर बी हो गया और यहाँ पर हो जाएगा सी और यहाँ पर हो जाएगा डी। जो इनके आगे संख्याएं वो कहाँ चली जाएंगी, नीचे। और जब आपको ताक्षणिक वेग निकालना होगा तो ताक्षणिक वेग में बस होगा क्या कि जहाँ जहाँ डेल्टा है वहाँ वहाँ क्या लग जाएगा, डी लग जाएगा, वहाँ वहाँ आपका डी लग जाएगा, ये ए रहेगा और यहाँ पर क्या हो जाएगा, डी टी हो जाएगा, ठीक है। वहाँ वहाँ केवल डी लग जाने वाला है, ठीक है। तो उतना तो आप कर ही सकते हैं, ये आप इस तरह बिल्कुल अच्छे से समझ जाएंगे। अब थोड़ा सा हम लोग चलते हैं ओरिजिनल रिएक्शन पर, ठीक है। ओरिजिनल रिएक्शन समझते हैं, ये सब तो कुछ मतलब एक तरह से काल्पनिक रिएक्शन या एक तरह से फॉर्मेट था रिएक्शन का, लेकिन यहाँ ओरिजिनल रिएक्शन में देख लेते हैं तो हमें लगता है आपको थोड़ा और क्लियरिटी हो जाएगा और आसानी होगी।
जैसे इस रिएक्शन में देखते हैं कि इसमें औसत वेग क्या होगा, औसत वेग। तो देखिए इसमें क्या है, N2 है, 3H2 है, बदल रहा है NH3 यानी अमोनिया में बदल रहा है, अमोनिया में बदल रहा है। तो देखिए ये अभिकारक है, तो अब देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ किसके सांता में परिवर्तन होगा, N2 के सांता में परिवर्तन होगा बटे समय अंतराल, यानी क्या लगेगा डेल्टा टी। माइनस में होगा क्योंकि N2 क्या है, अभिकारक है। फिर हम यहाँ देखते हैं ये माइनस हो जाएगा डेल्टा और ये हो जाएगा H2, ठीक है, और बटे आपका हो जाएगा यहाँ देखिए 3 हो जाएगा डेल्टा टी। जो आगे संख्या वो कहाँ आएगा, नीचे, क्योंकि सिंपल आपको भी हमने समझाया था। और ये भी माइनस में होगा क्योंकि क्या है, अभिकारक है। और देखिए या तो ये बराबर हो जाएगा किसके, डेल्टा NH3 के सांद्रता के बटे हो जाएगा आपका 2 डेल्टा टी। 2 है तो नीचे आएगा और ये प्लस में रहेगा क्योंकि ये क्या है, उत्पाद है। तो इसका आपने समझ लिया रियल वाले का। अगर इसका आपको निकालना है ताक्षणिक वेग, ताक्षणिक वेग, तो देखिए जहां जहां डेल्टा है वहां डी लगा दीजिए। तो डी हो जाएगा N2 अपॉन हो जाएगा dt, और ये हो जाएगा माइनस DH2 अपॉन हो जाएगा 3 dt, और ये हो जाएगा D NH3 अपॉन dt, ठीक है, ये 2 dt हो जाएगा, ठीक है। अच्छा कहाँ गया, ये 3 dt, ठीक है, ये सही हो गया। अब आगे इसमें देखेंगे तो इसमें भी देखिए, इसमें आपका निकालना है औसत वेग, तो यहाँ भी आप औसत वेग निकाल सकते हैं। औसत वेग देखिए निकालेंगे, ठीक है, तो यहाँ पर ये है तो आपका ये जाएगा डेल्टा और ये जाएगा N2O5 नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड अपॉन हो जाएगा डेल्टा टी, और ये हो जाएगा माइनस में और 2 हो जाएगा नीचे, ठीक है, बराबर देखिए ये आपका हो जाएगा जो है डेल्टा और यहाँ हो जाएगा NO2 और अपॉन जो हो जाएगा आपका जो है 4 हो जाएगा और हो जाएगा डेल्टा टी, और इधर बराबर इसके हो जाएगा जो है डेल्टा O2 अपॉन हो जाएगा डेल्टा टी, ठीक है। और देखिए यहाँ पर माइनस नहीं लगेगा क्योंकि उत्पाद है, अभिकारक में ही केवल माइनस लगता है, और जो संख्याएं हैं वो कहाँ गई, नीचे, ठीक है, बिल्कुल सिंपल। अगर इसका निकालना है ताक्षणिक वेग, तो जहां जहां डी है और डेल्टा है वहां वहां डी लगा दीजिए। N2O5 अपॉन आपका 2 dt हो जाएगा, और ये हो जाएगा D NO2 और अपॉन 4 हो जाएगा dt, और ये हो जाएगा DO2 की सांद्रता अपॉन हो जाएगा dt। तो ये आपको यहाँ पर जो है समझ में आ गया। अब देखिए ये सारी चीजें तो आपको समझ में आ गया। अब इसी से संबंधित एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे जाते हैं, थोड़ा सा और इसको व्यापक में समझते हैं, मतलब थोड़ा सा और अच्छे से समझते हैं क्योंकि उस पर कई सारे क्वेश्चन आते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या हुआ कि यहाँ एक ही क्वेश्चन से आप समझ जाएंगे। देखिए बहुत आसानी से आप समझ जाएंगे। अगर इसी रिएक्शन में पूछ दिया गया आपसे, ध्यान से देखिएगा, केवल एक ही में आप समझ जाएंगे, ज्यादा नहीं समझना होगा आपको। अगर इसी में आपसे पूछा जाए कि हाइड्रोजन जो ये अभिक्रिया हो रही है, ये रिएक्शन हो रही है, इससे पूछा जाए हाइड्रोजन की सांद्रता के समाप्त होने की दर, समाप्त या लुप्त या खत्म, ऐसे तमाम क्वेश्चन पूछा जा सकता है। होने की दर या वेग पूछा जा सकता है। यानी इसी क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि इसमें बताइए कि हाइड्रोजन जो है उसके समाप्त होने, उसकी जो सांद्रता है उसके समाप्त होने की दर बताइए, या हाइड्रोजन के लुप्त होने की दर बताइए कि हाइड्रोजन कितनी तेजी से यहाँ पर समाप्त हो रहा है, उसके समाप्त होने का क्या वेग है। तो ये देखिए अगर कहीं पूछे कि ये क्या इसका वेग है, तो उसका मतलब वो आपसे पूछ रहा है डेल्टा H की सांद्रता में परिवर्तन की दर। देखिए हाइड्रोजन के समाप्त होने की दर, हाइड्रोजन के सांद्रता में समाप्त होने की दर को आप कैसे लिखेंगे, डेल्टा H की सांद्रता में परिवर्तन, H नहीं है H2 रहेगा क्योंकि ये हाइड्रोजन है, तो H2 के सांद्रता में परिवर्तन की दर को आप लिखेंगे डेल्टा H2 अपॉन क्या लिखेंगे, डेल्टा T। सिंपल सी बात है, यही तो होगा। अगर हम पूछे कि A जो है ए किसी अभिक्रिया में A समाप्त हो रहा है तो A के परिवर्तन की दर निकालिए, तो A के परिवर्तन की दर आप कैसे निकालेंगे, A की सांद्रता में जो परिवर्तन है बटे समय अंतराल, यही तो A की सांद्रता में परिवर्तन की दर है। वही इसमें पूछ रहा है कि हाइड्रोजन की जो समाप्त होने की दर है या उसके सांद्रता में परिवर्तन की दर है वो क्या है, तो वो होगा डेल्टा H2 अपन क्या होगा, डेल्टा
टी, जिसका पूछा जाए उसके सांता में परिवर्तन बटे उसका समय अंतराल, वही उससे परिवर्तन की दर है। तो अब इसको कैसे निकालेंगे, तो बड़े इजीली आप निकाल सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, इसी वेग से, इसी रिएक्शन के इसी से निकालेंगे हम लोग, ठीक है। यहां ध्यान दीजिए, इसके समाप्त होने की दर तो यहां पहले माइनस ही होगी, तो हमको इसका मान इसमें से निकालना है। तो आप ध्यान दीजिए, ये सबसे पहले हम लोग यही निकालेंगे, औसत वेग ही लिखेंगे। फिर जब इसको निकालना है तो इसको एक तरफ लिखेंगे कि ये समाप्त होने की दर जो है h2 के देखिए क्या है, कैसे निकालेंगे, तो इसके बराबर इसको एक तरफ करेंगे और जो बाकी है उसको दूसरे तरफ ले जाएंगे। तो देखिए, अगर इसको हम लोग यहाँ पर लिखेंगे तो आप पाएंगे कि जब इसको एक तरफ करेंगे तो नीचे क्या है, 3 है। अब 3 को अगर इस साइड ले जाया जाए या इस साइड लेके जाया जाए, यहाँ से 3 अगर, या पूरा लिख ही देते हैं, आपको बेटर समझ में आएगा। ये देखिए, इतना बराबर आपका है डेल्टा n2 अपॉन क्या है, डेल्टा t है। इसको ये माइनस में है, या इसको लिखते हैं डेल्टा NH3 की सांता अपॉन क्या है, डेल्टा टी है, 2 डेल्टा टी। अब यहां से आपको निकालना है केवल ये वाला, क्योंकि पूछा गया हाइड्रोजन के लुप्त होने की दर या हाइड्रोजन की सांता में परिवर्तन। तो केवल इसी को अगर हम छोड़ेंगे तो H2 अपॉन आपका डेल्टा टी छोड़ेंगे तो सिंपल ये 3 इस साइड जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर जाएगा -3 डेल्टा N2 की सांता में परिवर्तन बटे डेल्टा टी, या अगर 3 इसके पास जाएगा तो जाएगा 3 अपॉन 2 डेल्टा NH3 की सांता में परिवर्तन अपॉन क्या आ जाएगा, डेल्टा टी, ये वाला आ जाएगा। तो ये हो गया हाइड्रोजन के सांता में परिवर्तन की दर। इसी तरह आपसे पूछ सकता है कि नाइट्रोजन के सांता में परिवर्तन की दर क्या है, तो ये देखिए नाइट्रोजन के सांता में परिवर्तन की दर यही है, इसके बराबर ये होगा। पूछ दिया जाएगा कि ये अमोनिया जो है इसके बनने की दर क्या है, तो अमोनिया के बनने की दर क्या है, तो देखिए ये अमोनिया के बनने की दर लिखेंगे तो केवल अमोनिया के बनने की दर केवल ये वाली होगी, ये अमोनिया के बनने की दर केवल इतना होगा। तो ये 2 कहाँ चला जाएगा, उस साइड, तो 2 उस साइड चला जाएगा, तो अमोनिया के बनने क्या है, दर है। तो इस तरह आप इस पर बहुत सारे क्वेश्चन होंगे जो आपके बुक में होंगे, साइड बुक में होंगे, वे सब आप आसानी से वे सब आप आसानी से क्या कर सकते हैं, कर सकते हैं, ठीक है। तो वो जो है कि वो सभी भी क्वेश्चन आप लोग क्या करिएगा, ठीक है। और कमेंट में हमको ये भी बता दीजिएगा कि जो हम पढ़ा रहे हैं वो आपको पूरा समझ में आता है कि नहीं आता है। अगर न आए तो हम और थोड़ा और एक्सप्लेन करके और एग्जांपल्स कुछ ज्यादा देके भी आपको समझा सकते हैं। और फाइनली आपको बता दें कि यही जो चैप्टर आपका है थोड़ा सा टिपिकल है, इसके बाद जो चैप्टर आएंगे वो बहुत ज्यादा सिंपल हो गए हैं, सब थ्योरेटिकल चैप्टर हो गए हैं, तो वो बड़े आसान हो जाएंगे। तो अगर ना भी समझ में आता आप बताइएगा, तो हम थोड़ा और एक्सप्लेन करके एग्जांपल ज्यादा देके क्वेश्चन ज्यादा करके भी आपको समझा सकते हैं। अब देखिए, चूंकि ये तो आपकी लाइव क्लासेस है, मतलब ये आपका यूट्यूब पर क्लासेस है, अब रियल में आप हमारे सामने होते तो आप हमसे क्वेश्चन पूछ भी सकते थे और हम आपको अच्छे से समझाते भी। तो कमेंट के माध्यम से ही आप अपनी परेशानियां हमको बता सकते हैं, और कोई इसका दूसरा उपाय नहीं है। तो कमेंट हमको जरूर बताइएगा कि आपको सारी चीजें अच्छे से समझ में आती है कि नहीं आती है। देखिए यहाँ पर एक और चीज है, एक लास्ट पॉइंट हम लोग आज के लिए देख लेते हैं। अभिक्रिया का जो वेग है उस वेग का मात्रक क्या होता है, अभिक्रिया के वेग का मात्रक, ठीक है। अभिक्रिया के वेग का मात्रक देख लेते हैं। तो देखिए अभिक्रिया का वेग का मात्रक कैसे मात्रक निकालते हैं। अब देखिए ये अभिक्रिया का वेग है, सांता में परिवर्तन बटे क्या है, समय अंतराल। सांद्रता जो होता है उसका मात्रक क्या होता है, सांद्रता का मात्रक होता है मोल प्रति क्या होता है, लीटर। तो जाहिर सी बात है अगर सांद्रता का मात्रक मोल पर लीटर तो सांद्रता परिवर्तन का भी मात्रक क्या होगा, मोल पर लीटर। और डेल्टा टी यानी समय में जो परिवर्तन है, समय का मात्रक क्या होगा, सेकेंड या मिनट। तो समय का मात्रक सेकेंड या मिनट ले लेंगे। तो अगर हम इसका मात्रक लिख दें, इसका मात्रक लिख दें, तो जो ये पूरा आएगा वही किसका कहलाएगा, वेग का मात्रक। आप जानते हैं किसी चीज का मात्रक निकालना है तो उसके बराबर जो भी चीजें हैं सबका मात्रक लिख दीजिए, और वही जो आएगा आपका फाइनल वही उसका मात्रक होगा। तो वेग का मात्रक लिखेंगे तो उसके लिए सांद्रता में परिवर्तन जो है ऊपर उसका मात्रक लिखेंगे तो उसका मात्रक होता है मोल, और प्रति क्या होता है, लीटर। और नीचे है समय में परिवर्तन, तो समय में परिवर्तन का जो मात्रक होता है वो क्या होता है, सेकेंड होता है, या समय का मात्रक क्या होता है, सेकेंड या मिनट। तो ये चीजें होती हैं। तो आप क्या कर सकते हैं कि इसके लिए सिंपल सी बात है, वेग का मात्रक जो होता है वो हम लोग यही जनरली यही प्रदर्शित करते हैं कि मोल, इसी को अच्छे से लिख देते हैं, मोल लीटर इनवर्स, और क्या करते हैं, सेकेंड इनवर्स। या इसको हम लोग ये भी लिख सकते हैं कि मोल
लीटर इनवर्स और मिनट इनवर्स। ठीक है, मान लीजिए हमने यहाँ समय मिनट में काउंट किया तो मिनट इनवर्स लिख सकते हैं। तो ये उसका मात्रक है। और एक चीज याद रखिएगा कि जो गैस होते हैं, आपने पढ़ा होगा क्लास 11th में जो है कि वहां पर गैसी नियम पढ़े होंगे, तो उसमें आपने ये चीज पढ़ा होगा कि जो गैस होते हैं, गैसों की जो सांद्रताएं होती हैं, जो गैसों की सांद्रताएं होती है वो उनके आंशिक दाबों क्या होती है, समानुपाती होती है। जो गैसों की सांद्रताएं होती हैं वो उनके आंशिक दाब जो होते हैं उनके समानुपाती होती है। डाल्टन के आंशिक दाब के नियम में आपने पढ़ा था क्लास 11th में, तो वही चीज होती है। तो वहां पर हम लोग गैसों के लिए सांद्रता को जो है सांद्रता को जो है मोल प्रति लीटर में न करके हम लोग उसको दाब के रूप में प्रदर्शित करते हैं। तो दाब का मात्रा क्या होता है, वायुमंडल, एटीएम। तो इसलिए हम लोग गैसों के लिए जो है, जो इसका मात्रक है वो हम लोग एटीएम प्रति सेकेंड भी प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, या एटीएम सेकेंड इनवर्स में प्रदर्शित करते हैं। एटीएम का मतलब क्या हो गया, एटीएम एक दाब का मात्रक है, इसको हम लोग कहते हैं वायुमंडल। तो वायुमंडल सेकेंड इनवर्स भी इसका मात्रक होता है, अभिक्रिया का वेग के मात्रक, लेकिन ये गैसों के लिए प्रयोग होता है। या वायुमंडल मिनट इनवर्स भी हम लोग कह सकते हैं। तो इस तरह फाइनली जो है कि वीडियो जो है कि आपका काफी लंबा हो गया। अगर हम अगला टॉपिक शुरू करेंगे तो हमें लगता है बहुत ज्यादा वीडियो लंबा हो जाएगा। तो आज का वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं, और बाकी का जो हम लोग है उसके बाद वो सारे पॉइंट हम लोग अगले पार्ट में देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही, और उम्मीद करते हैं कि आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि पसंद आया होगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।